आज तक गुजरात में सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर की, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, अयोध्या में रामलला के स्वागत में पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल बनता जा रहा है। गुजरात भी इन दिनों राम नाम में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आज अहमदाबाद से अयोध्या के लिए मंदिर में स्थापित होने वाले 7 ध्वज दंड रवाना हुए हैं। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जगत गुरु रामभद्राचार्य भी वहां मौजूद थे। अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी जैसे जैसे पास आ रही है, पूरे देश का माहौल राममय होता जा रहा है। देश के कोने कोने में इसकी तैयारी चल रही है। अयोध्या से अहमदाबाद तक राम नाम की गूंज बढ़ती जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में उत्साह और भक्ति का माहौल है। अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले 7 ध्वज दंड के प्रस्थान करने की तैयारी है। इस मौके पर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ध्वज स्तंभ के प्रस्थान समारोह के लिए खास तौर से पहुंचे। साधु संतों की मौजूदगी में 5 जनवरी 12:30 बजे के आसपास ध्वज दंड का प्रस्थान आरंभ हुआ। के ध्वज दंड बने हैं, जिनको यहां से 10 दिन के भीतर अयोध्या पहुंचाया जाएगा। 10 दिन का समय तय किया गया है। बीच बीच में जहां कहीं भी पॉसिबल होगा वहां पे इसकी पूजा भी की जाएगी और लोग जो है वहां पे इसको देख पाएंगे तो और दर्शन भी कर पाएंगे ध्वज दंड के। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है बीच में की गई हैं और इस तरह यहाँ पे ध्वज दंड जो है वो पूरी तरह से तैयार यहाँ पे किए गए हैं। अहमदाबाद में ये कंपनी के द्वारा तैयार किए गए हैं, पीतल के बने हुए हैं और ये परिवार का कहना था कि उनके लिए ये गर्व की क्षण है कि जब जो है वो ध्वजदंड का बनाने का काम उनको मिला है। साथ ही मंदिर के अंदर जो तिजोरी लगेगी और वहाँ पे जो रेलिंग लगेगी उसका काम भी इसी परिवार ने किया है। तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो इस परिवार के द्वारा की गई है। 22 जनवरी को ही भगवान राम के साथ इस ध्वजदंड और कलश की स्थापना अयोध्या के राम मंदिर में की जाएगी। शास्त्रों के मुताबिक ध्वजदंड की प्रतिष्ठा के बाद ही मूर्ति में प्राण आते हैं। ब्रह्मांड से आने वाले तरंग ध्वजदंड के माध्यम से ही भगवान की मूर्ति तक पहुंचते हैं। अयोध्या के लिए मुख्य ध्वजदंड के अलावा 6 और ध्वजदंड भी साथ जा रहे हैं। श्री राम मंदिर परिसर में जहां भगवान श्री राम विराजमान होंगे, उस शिखर पर 44 फीट लंबाई वाले नगर शैली में बने ध्वजदंड की प्रतिष्ठा की जाएगी। इस एक ध्वजदंड के अलावा मंदिर परिसर में दूसरे 6 ध्वजदंड भी अहमदाबाद में ही बनाए गए हैं। अयोध्या के मंदिर में शिव जी, गणेश जी, माता सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी का एक मंदिर में शामिल है। इन मंदिरों के लिए एक समान ध्वजदंड तैयार किए गए हैं, जिनकी लंबाई 20 फीट है। प्रत्येक ध्वजदंड का वजन 700 किलोग्राम है। इन ध्वजदंडों को बनाने में ब्रास और कस्टमाइज मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। शास्त्रीय विधि से तैयार इन ध्वजदंडों की कई और विशेषता हैं। श्री राम मंदिर परिसर में जिन ध्वजदंडों की प्रतिष्ठा होनी है, उन्हें बनाने के लिए स्पेशल ग्रेड ब्रास का इस्तेमाल किया गया है। ध्वजदंड पर दिखाई देने वाली 2 रिंग के बीच बने पर्व का अंतर शास्त्रों के हिसाब से निकाला जाता है। मंदिर के मेजरमेंट के हिसाब से शास्त्रों के नियमानुसार मुख्य ध्वजदंड में 19 पर्व 20 रिंग बनाई गई है, जिसकी लंबाई 44 फीट और वजन 5500 किलोग्राम है। इस मुख्य ध्वजदंड के पोल का व्यास 9.5 इंच है, जिसकी बॉल थिकनेस 1 इंच की है। ध्वजदंड पर मस्तिष्क भी बैठाया जाएगा। भगवान श्री राम का मंदिर, जिसकी ऊंचाई 161 फीट है, उसके ऊपर 44 फीट के मुख्य ध्वजदंड की प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर की संपूर्ण ऊंचाई 205 फीट हो जाएगी। बाकी के 6 ध्वजदंड 20 फीट ऊंचाई के हैं, जिनमें 9 पर्व 10 रिंग बनी हैं, जिनका वजन 700 किलोग्राम है। ये तमाम ध्वजदंड का मेन पोल का व्यास 5.5 इंच का है। अहमदाबाद से ध्वजदंडों के साथ कई राम सेवक भी चले हैं। 22 जनवरी से पहले इसे अयोध्या पहुंचना है, जहां राम मंदिर में भगवान राम के साथ इस ध्वजदंड और कलश की प्रतिष्ठा की जाएगी। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के भरूच में युवा भक्तों का एक दल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अनूठी मिसाल पेश करने जा रहा है। युवा धावकों का ये ग्रुप अयोध्या का करीब 14 किलोमीटर का सफर दौड़कर तय करेगा और राम भक्ति का अद्भुत जज्बा प्रस्तुत करेगा।
भरूच के बिलीमोरा के इन युवाओं का जोश देखिए, ये उत्साह देखिए। फिट इंडिया का संदेश लेकर 30 युवाओं का ये ग्रुप रनिंग करते हुए अयोध्या पहुंचेगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लेगा। इस महा मैराथन के लिए ये युवा पिछले 4-5 महीने से ट्रेनिंग ले रहे थे, पसीना बहा रहे थे। भारत एक बन के रहे, ऐसा मैसेज है हमारे लिए। जो अलग अलग संप्रदाय से है, हम वही चाहते हैं कि हम सब एक बन के रहे। हमारे रमेश सर ने 4-5 महीने से पहले से हमें लॉन्ग रनिंग की प्रैक्टिस करवाई है, तो हमें थोड़ी दिक्कत आती है, पर कोई बात नहीं, हम जय श्री राम का नाम लेकर रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। 4 लड़कियों और 25 लड़कों का ये ग्रुप अयोध्या का 1430 किलोमीटर का सफर दौड़कर तय करेंगे। रामलला की भक्ति और आस्था इन्हें ऊर्जा देती है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भरूच के युवाओं का ये दल अपने जज्बे और जुनून में राम भक्ति की अनूठी मिसाल पेश करने जा रहे हैं। साथ ही फिट इंडिया का संदेश भी देने जा रहे हैं। अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। वाइब्रेंट गुजरात समिट का काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। राजधानी गांधीनगर को इस समिट के लिए दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और इस बार का समिट अमृतकाल का पहला समिट होगा। इसीलिए इस बार इस महोत्सव का स्केल कई गुना ज्यादा है। गुजरात सरकार का दावा यह है कि समिट के जरिए 2047 के विकसित भारत की नींव रखने की तैयारी है। 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए गांधीनगर पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री समेत मेहमानों के स्वागत के लिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। विधानसभा से महात्मा मंदिर तक के सेंट्रल विस्टा इलाके को रात में तिरंगा, लेजर रोशनी सहित विभिन्न थीम वाली रोशनी से सजाया गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए जहां गुजरात विधानसभा को सुनहरी रोशनी से सजाया गया है, वहीं सेंट्रल विस्टा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति, विभिन्न फूलों और पेड़ों पर अलग अलग रंगों की एक श्रृंखला, रंगीन मूर्तियां लगाई गई हैं। शहर की इस रौनक और खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। करीब 72 देशों से आने वाले मेहमानों के शानदार स्वागत की तैयारी है, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात ही नहीं, देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। आज पूरे देश में गुजरात का निर्यात में हिस्सा 33% से ज्यादा है। 2003 से जो सिलसिला शुरू हुआ, 20 वर्षों बाद गुजरात पूरे देश के लिए विकास का एक सफल मॉडल बन गया है। आज गुजरात देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। 18% થી વધારે ઉત્પાદન આપણે ગુજરાતમાં થાય છે। આવનાર 11% જે ફેક્ટરીઓ છે એ પણ ગુજરાતમાં છે અને એમ કહેવાય છે કે સમગ્ર દેશની અંદર રોજગારી આપનાર સૌથી પહેલું કોઈ રાજ્ય હોય નંબર 1 પર તો ગુજરાત છે। ગુજરાત યુવાન મિત્રોને પણ સાથે જોડીને 2015 થી સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી નક્કી કરીને આજે દેશમાં એનો પણ નંબર 1 છે। 72 देशों के 72,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, करीब 1 लाख से ज्यादा मेहमान इस समिट में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। दुनिया की जानी मानी कंपनियां इस समिट के माध्यम से देश में निवेश का अवसर देख रही हैं। दुनिया के सबसे पैसे वाले उद्योगपति एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला की भी समिट में आने की चर्चा है। આજે ગુજરાત એ આપણું સરસ એક વિકાસ મોડેલ બનીને આપણાથી અનેક રાજ્યોએ પ્રેરણા લીધી, અનેક પ્રકારના લોકોએ વાઇબ્રન્ટ કર્યું અને એની સાથે સાથે સમગ્ર ભારતનું પણ એક સરસ વિકાસ મોડેલ એ દુનિયાની અંદર આજે થઈ રહ્યું છે। આજે ઇકોનોમીની દ્રષ્ટિએ જ્યારે આપણે 11મા નંબરે હતા અને આજે વિશ્વમાં આપણે 5મા નંબરે છીએ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा भी साफ हो चुकी है। 10वां वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 10 से 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 9 से 13 जनवरी तक ग्लोबल ट्रेड शो आयोजित किया जाएगा। 9 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर पधारेंगे और ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए 1,07,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के तत्वाधान में 125 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार समिट में 35 भागीदार देश हिस्सा ले रहे हैं। करीब 136 देशों के प्रतिनिधि इस समिट में हिस्सा लेने आएंगे। साथ ही वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट के तहत 46,000 करोड़ के MOU हुए हैं।
वहीं समिट से पहले सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ के निवेश पर MOU साइन किए हैं। तो 32 જિલ્લાઓમાં આપણે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટનું આપણે કામ કરીએ। જ્યારે આપણે MOUની સમગ્રપણે વાત કરીએ, આજની તારીખમાં આપણે કોઈ ટોટલ આંકડા આપતા નથી, એ તો યોગ્ય સમય યોગ્ય રીતે એની વાત કરવામાં આવશે। પણ તાજેતરમાં જે રીતે માનનીય મંત્રીશ્રીએ વાત કરી, એક જ દિવસમાં લગભગ 7,70,000 કરોડના MOU આપણે કર્યા। હવે એ બધા MOU એવા છે જે ગ્રાઉન્ડ ઉપર ટ્રાન્સલેટ થઈ જવાના છે વાસ્તવિકતામાં। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने पर इस बार केंद्र सरकार 20 रुपए का सिक्का भी जारी करेगी। वहीं अगले 20 साल के लिए वाइब्रेंट गुजरात का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना। गांधीनगर से दुर्गेश मेहता और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक। एक तरफ गुजरात सरकार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के माध्यम से गुजरात में राजनीतिक बढ़त हासिल करने की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं विपक्ष भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की नोटिस को नजरअंदाज करके कल से गुजरात के दौरे पर रहेंगे और 7 जनवरी को केजरीवाल गुजरात के डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरे में पंजाब के सीएम भगवंत मान और केजरीवाल साथ साथ होंगे। केजरीवाल का ये गुजरात दौरा 3 दिनों का होने वाला है। माना यह जा रहा है कि इसी दौरान आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस के साथ अपने अलायंस और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा कर सकती है। गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी समाज के नेता चेतर भाई वसावा को झूठे मामलों में फंसा के जेल में रखा हुआ है, उनके समर्थन में, आदिवासी समाज के समर्थन में और गुजरात के हजारों करोड़ों लोग जिन्होंने पिछले चुनाव में हमको वोट दिया था, हमारी ताकत बढ़ाई थी, उन सबको फिर से एक आह्वान करने के लिए अगले चुनाव का हमारे राष्ट्रीय आदर्श और राष्ट्रीय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत मान साहब गुजरात पधार रहे। मुख्य रूप से वो चेतर भाई वसावा जो हमारे विधायक है, उनके समर्थन में रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर पार्टी के कुछ प्रोग्राम्स होंगे। उधर एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और गुजरात कांग्रेस के इंचार्ज मुकुल वासनिक 2 दिनों के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। मुकुल वासनिक यहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान वो कांग्रेस की स्थानीय इकाई के बड़े नेताओं, विधायकों से मुलाकात करेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी विचार की संभावनाएं हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने सीधे मुकुल वासनिक से ही बातचीत की है, सुनिए जरा। कांग्रेस के इंचार्ज मुकुल वासनिक जी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, 2 दिवसीय दौरा है, किस प्रकार से बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि सीधे तौर से ये जो बैठकें होनी हैं अब लोकसभा चुनाव को देखते ही होनी है? देखिए, ये सही बात है, अब लोकसभा के चुनाव करीब आने लग गए हैं, बहुत कम समय बचा है और इसलिए मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरीज भी यहाँ पर मौजूद है। आज हम राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक करेंगे, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक करेंगे, हम हमारे तमाम विधायकों को मिलेंगे, बाकी वरिष्ठ साथियों को मिलेंगे और आने वाले दिनों में किस तरह से हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, वहाँ कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण रखते हैं, संगठन को और चुस्त दुरुस्त करने में क्या क्या चीज़ें और करनी आवश्यक है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी और एक कार्यक्रम तय किया जाएगा। राहुल गांधी जी से भी आपकी बैठक हुई है, क्या बातचीत हुई है गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर? कितनी बैठकों पे भी आप लड़ेंगे, क्योंकि एक गठबंधन भी है जिसमें चर्चा भी होनी है, कितनी बैठकों पे आपका अभी गणित सेट हो पा रहा है? देखिए, अभी कांग्रेस के भीतर अलग अलग प्रांतों के नेताओं के साथ में चर्चा नेशनल अलायंस कमेटी के समक्ष हुई है।